धूल से सनी पगडंडी पर तेज कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की झुरमुट के बीच से कुछ घुड़सवार निकल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर कपड़ा बंधा था। आंखों में बर्बरता की चमक थी, हाथों में नंगी तलवारें, कमर में छुरी और जेबों में बारूद की पोटलियां। यह कोई आम यात्री नहीं थे, यह थे ठग, जिनका नाम सुनकर ही मुसाफिर अपने रास्ते बदल लेते थे। और इस दल का सरदार था भैरव ठग, जंगल का राजा, कानून का दुश्मन और इंसानियत का सौदागर। भैरव कोई मामूली लुटेरा नहीं था। उसका दिमाग चतुर था, चालें शातिर और इरादे पत्थर जैसे सख्त। लेकिन उसकी कमजोरी एक थी, उसकी बेटी मुस्कान। उसी जंगल में पली बढ़ी, जिस जंगल ने बहुत मुसाफिरों की चीखें निगल ली थीं। पर मुस्कान अपने बाप से बिल्कुल अलग थी। जहां भैरव तलवार से फैसले करता था, वहीं मुस्कान सवालों से लड़ती थी। वो बचपन से ही आसमान को तकती थी, जैसे कोई ऐसी दुनिया ढूंढ रही हो जो ठगों की इस अंधेरी बस्ती से अलग हो। मुस्कान के कमरे में दीवारों पर पत्थर की नक्काशी नहीं थी, बल्कि खुद के बनाए चित्र थे। महलों के, मंदिरों के लोगों की मुस्कुराहटों के वो पत्तियों से रंग बनाकर तस्वीरें बनाती और फिर वहीं खिड़की पर बैठकर देखती। क्या यह दुनिया कभी मेरा इंतजार करेगी? भैरव को यह सब पसंद नहीं था। ठग की बेटी अगर कलम से दोस्ती करेगी तो तलवार कब उठाएगी? वो अक्सर गुर्रा था, लेकिन मुस्कान जानती थी, उस जंगल से निकलने के लिए सिर्फ साहस चाहिए, और वो उसके पास था। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों के झरोखों से छनकर जमीन पर उतर रही थीं, मुस्कान ने फैसला किया, वो शहर जाएगी। पहली बार पिता की नजरें चुराकर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की तलाश में वो साधारण कपड़ों में एक छोटी सी पोटली लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़ी। कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ दिल में एक जिज्ञासा और आंखों में चमक। रास्ते में जो मिला वो मुस्कान के लिए एक सीख बन गया। बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे थे, दुकानदार जो तिल के लड्डू बेच रहा था, और वो भिखारी जो खुशी के साथ आशीर्वाद दे रहा था। मुस्कान को महसूस हुआ कि यह लोग भी उसी धरती के हैं, मगर उनका जीवन उसके जंगल से बिल्कुल अलग है। शहर में कदम रखते ही एक नई हलचल ने उसे घेर लिया। गाड़ियों की चिल्लाहट, दुकानों की आवाजें, और सबसे बढ़कर लोगों की निगाहें पर चित्रा घबराई नहीं। उसके अंदर जिज्ञासा थी और कुछ अलग करने की चाह। वो सब्जी मंडी की भीड़ में घुसी, कभी किसी दुकान को देखती तो कभी किसी के चेहरे को। तभी एक आदमी से टकरा गई। देख के चलो, अंधी हो क्या? लड़के ने कहा, पर उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना घमंड। मुस्कान ने पहली बार किसी गैर ठग से इतनी पासी महसूस की। उसका हुलिया साधारण था, हल्का सा कुर्ता, धूल से भरी चप्पलें और बाल उलझे हुए, पर उसकी आंखें, उनमें कुछ अलग था, कोई अजनबी बात जो मुस्कान को जानी पहचानी सी लगी। तुम भी देख के चलते तो टक्कर नहीं होती, मुस्कान ने पलटकर जवाब दिया। अपने ही अंदाज में लड़का हंस पड़ा। ठीक है महारानी, अगली बार आपकी ही राह पर चलूंगा। वो चला गया, पर मुस्कान वहीं ठिठकी रही। उसका दिल पहली बार कुछ अलग महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो जंगल की हवाओं में कभी नहीं मिला था। अगले दिन वो फिर उसी जगह गई, और जैसे किस्मत ने मजाक किया हो, लड़का फिर टकरा गया। फिर आप, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यहीं हूं, तुम ही बार बार टकराते हो, मुस्कान ने जवाब दिया, पर अब उसके लहजे में तल्खी नहीं थी। तो चलो, अब दोस्त बन जाए, फिर टक्करें भी जायज होंगी। उसने हाथ बढ़ाया। नाम दुष्यंत। उसने संकोच से हाथ मिलाया। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं। दुष्यंत मुस्कान को शहर दिखाता, पुस्तकालय, झील, मंदिर और वह चाय की दुकान जहां लोग बिना वजह बहस करते थे। मुस्कान हंसती, पूछती, समझती, और दुष्यंत उसे देखता रहता जैसे वह एक खुलती किताब हो। एक दिन जब दोनों झील किनारे बैठे थे, मुस्कान ने पूछा, तुम इतने अलग क्यों हो? बाकी शहर वाले जैसे नहीं लगते। दुष्यंत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कभी कभी इंसान को आम बनने के लिए अपना ताज उतारना पड़ता है। हंस पड़ी। क्या बात करते हो, जैसे कोई राजा हो। दुष्यंत ने मुस्कुराकर नजरें झुका लीं। उसी शाम मुस्कान लौट रही थी। भैरव ने उसे देख लिया। कहां जाती है तू?
इन दिनों उसने सवाल दागा कहीं नहीं, बस यूं ही घूमने मुस्कान ने झूठ कहा। पर भैरव जानता था उसकी बेटी किसी और राह पर चल रही है और वहीं दूसरी ओर महल में हलचल थी। सेनापति ने राजा दुष्यंत के गायब रहने की शिकायत की थी। राजा साहब अक्सर भेष बदलकर नगर जाते हैं। महल के एक सेवक ने बताया, राजा की मां ने चिंता जताई, लेकिन दुष्यंत ने टाल दिया। मां कभी कभी राजपाट से ज्यादा जरूरी होता है, प्रजा की जिंदगी समझना। लेकिन मां को लगने लगा था कि दुष्यंत सिर्फ नगर देखने नहीं जा रहा, शायद किसी के दिल तक पहुंच चुका है। मुस्कान को नहीं पता था कि वह जिससे मिल रही है वो सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक ताज का वारिस है। और दुष्यंत को नहीं पता था कि वो जिससे हंसकर बातें करता है वो एक कुख्यात शातिर ठग की बेटी है। लेकिन दोनों को यह जरूर पता था कि उनके बीच कुछ शुरू हो चुका है, कुछ ऐसा जो ना जंगल समझेगा न राजमहल। अभी तो यह शुरुआत थी और जंगल की छांव में एक कहानी अंकुरित हो चुकी थी, जिसकी जड़ें गहराई तक जाएंगी और जिसकी शाखाएं महलों तक फैलेंगी। मुस्कान और दुष्यंत की दोस्ती अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां चुप्पियों में भी बातें होने लगी थीं। वो हर दिन एक दूसरे से मिलते, कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, तो कभी उस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जहां हवा भी जैसे कुछ कहती थी। दुष्यंत अब सिर्फ एक आम लड़के की तरह नहीं दिखता था। उसकी बातों में कभी कभी ऐसा अनुभव झलकता जैसे उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो। राजनीति की चालें, लोगों की मनोवृत्तियां और उस व्यवस्था के बारे में जो आम लोगों की नजरों से ओझल रहती है। मुस्कान को आश्चर्य होता, इतना समझदार कोई साधारण लड़का कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराकर कहती, शायद यही उसकी खासियत है। दुष्यंत को मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखती थी। वो न जंगल से डरी हुई थी, न शहर से प्रभावित। वो खुद में एक दुनिया थी जहां आजादी थी, सवाल थे और जवाब ढूंढने का जज्बा था। उसकी मासूमियत में दुष्यंत को एक सच्चाई दिखाई देती थी जो महलों की सोने की दीवारों में कभी नसीब नहीं हुई थी। तुम्हारे अंदर आग है मुस्कान, दुष्यंत ने एक दिन कहा, जब दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे थे। और तुम्हारे अंदर कोई राज है? मुस्कान ने जवाब दिया, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, सब कुछ साधारण होने का दिखावा लगता है। दुष्यंत चुप रहा। वो जानता था कि सच्चाई ज्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन अभी वक्त नहीं था। फिर एक शाम जब आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, दुष्यंत शहर से लौट रहा था। तभी जंगल के किनारे कुछ नकाबपेश लोगों ने उसका रास्ता रोका। तलवारें निकलीं, आवाजें गरजी, राजा का बेटा अकेला घूम रहा है, आज तो यह शिकार हमारा होगा। दुष्यंत चौंक गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पहचान किसी को पता लग चुकी है। उसने जैसे तैसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह संख्या में बहुत थे। उसके हाथ से तलवार गिर चुकी थी और एक हमलावर ने उस पर वार किया ही था कि मुस्कान बिजली की तरह वहां आ पहुंची। उसके हाथ में अपनी पुरानी कटार थी जो वह सिर्फ जंगल में शिकार के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज उसका इस्तेमाल किसी और की जान बचाने के लिए हुआ। उसने दुष्यंत को बचाया, न सिर्फ तलवारों से, बल्कि सच्चाई के उस बोझ से जो अब छुपा नहीं सकता था। लड़ाई खत्म होने के बाद दुष्यंत की सांसें उखड़ी हुई थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और माथे पर खून बह रहा था। मुस्कान ने जब उसका माथा साफ करने के लिए रुमाल निकाला, तब उसकी जेब से एक छोटी सी मोहर गिर पड़ी। राजवंश की एक खास अंगूठी उसे उठाया और जैसे ही उस पर नजर गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो राजा दुष्यंत की अंगूठी है। दुष्यंत कुछ पल तक चुप रहा, फिर थके हुए स्वर में बोला, मैं वही हूं। मुस्कान के चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया। पेड़ भी जैसे हिलना बंद कर चुके थे। हवाएं थम गई थीं। मुस्कान की आंखों में विश्वास और अविश्वास दोनों की जंग चल रही थी। तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे नाम, मेरे ताज या रुतबे के लिए नहीं, बल्कि मेरे इंसान होने के लिए पहचाने, और तुमने वही किया। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे।
वो जंगल में पली थी जहां राजा दुश्मन होते थे और जहां हर कहानी की शुरुआत शोषण से होती थी। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा राजा खड़ा था जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों के बीच में रह रहा था। दुष्यंत ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें झूठ में नहीं रखना चाहता था, पर तुम्हारे साथ हर पल सच्चा था। हर मुस्कुराहट, हर बात, सब कुछ। मुस्कान की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू गम का नहीं था। वो उस भरोसे का था जो टूटा नहीं, बल्कि नए रूप में सामने आया था। उस रात मुस्कान देर तक जंगल में बैठी रही। चांद उसकी खामोशी का साथी बना रहा। वो जानती थी उसकी दुनिया और दुष्यंत की दुनिया अलग है। एक जंगल में बसी थी, दूसरी महलों में, लेकिन अब दोनों की रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिली थीं, जहां प्रेम था, लेकिन उसे आगे की राहें तय करनी थीं। और अब पहली बार मुस्कान ने खुद से नहीं, अपनी किस्मत से सवाल किया, क्या एक ठग की बेटी किसी राजा का भविष्य बन सकती है? एक ऐसा शख्स जिससे बचपन से ही उनसे नफरत करना सिखाया गया था। वो अकेली बैठी थी उसी पुराने मंदिर की छत पर जहां पहले दोनों ने खामोशियां बांटी थीं। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और एक नफरत जो उसने खुद से करना शुरू कर दी थी। मैं ठग की बेटी हूं, उसने खुद से कहा। मैंने एक राजा से प्यार कर लिया। क्या यही मेरा अंजाम है क्या? मुझे भी बस एक खेल समझा गया। उसकी आंखों में अब दुष्यंत की हर बात शक की तरह चुभने लगी थी। वो मुस्कुराहटें, वो बातें, क्या सब दिखावा था? लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद कीं तो वह लम्हे सामने आने लगे। जब दुष्यंत ने उसकी हंसी को देखकर मुस्कुराया था, जब उसने उसकी पीठ पर गिरे कांटे को बिना बोले हटा दिया था, जब उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ सच्चा था, दिल अब भी उस सच्चाई की गवाही दे रहा था। लेकिन दिमाग वो कह रहा था, यह एक राजा है और तू तो बस एक जंगल में पली लड़की है। एक ठग की बेटी। उधर भैरव को जब अपने खास आदमी से पता चला कि उसकी बेटी इन दिनों किसी अजनबी लड़के से बार बार मिलती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत है, तो उसका खून खौल उठा। राजा से मिल रही है मेरी बेटी? यह क्या गलत सुना? मैंने नहीं सरकार, गिरोह का आदमी बोला। मैंने खुद उन्हें उस पुराने गुफा के रास्ते में देखा। गुप्त सुरंगों में साथ जाते हैं। वह दोनों कोई राज है, उनके बीच गहरा राज। भैरव के चेहरे पर पहली बार डर नहीं बल्कि साजिश की खुशी आई। अगर मेरी बेटी राजा के इतना करीब है तो अब खेल पलटेगा। अब लूट नहीं होगी, अब राज होगा। राजमहल की दीवारों के पीछे भी खामोश हलचल थी। रानी मां दुष्यंत की मां को धीरे धीरे बेटे की गतिविधियों पर शक होने लगा था। वो पूछती, इतने दिन कहां रह जाता है? तू किससे मिलता है? महल के बाहर क्या राज है? दुष्यंत बस मुस्कुरा देता, कुछ नहीं मां, बस जनता के बीच जाना चाहता हूं, वो जो सचमुच हमारी रक्षा के लिए हमें चुनते हैं। लेकिन एक मां कब तक सिर्फ शब्दों पर यकीन करती? एक दिन जब राजमहल से लगे सुरंग के भीतर दुष्यंत और मुस्कान एक बार फिर मिले, तो दोनों के बीच सिर्फ सवाल नहीं थे, भावनाओं की आग भी थी। सुरंग की दीवारों पर टिमटिमाती मशालें भीतर गूंजतीं, उनकी धीमी सांसें और वह घुटी हुई बेचैनी जिसने उन्हें एक दूसरे की ओर खींचा। मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूं दुष्यंत, लेकिन कर नहीं पाती, मुस्कान ने कहा। उसकी आंखों में नमी थी। तुम मत करो, बस खुद से मत नफरत करो। मुस्कान, मैं ताज से नहीं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर मेरा राजधर्म मुझे तुमसे अलग करता है तो मैं उस धर्म को ठुकरा दूंगा। वो बोल रहा था और मुस्कान उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनके बीच की दूरी अब पिघल चुकी थी। मैं जानती हूं मैं कौन हूं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुमने मुझे कभी नीचा नहीं देखा। उनका मिलन अब सिर्फ जज्बातों का नहीं था, देह की सीमाओं को भी पार कर गया। उन गुप्त सुरंगों में जहां अंधेरा और उजाला आपस में मिलते थे, वहीं उनकी वासना ने जन्म लिया, जो कहीं से गंदी नहीं थी बल्कि दर्द और मोहब्बत की परिणति थी। उस रात दुष्यंत ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। खुलेआम सबके सामने मुस्कान ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार उसे अपने भीतर कोई उजाला महसूस हुआ। लेकिन महल की दीवारों के उस पार भैरव अब युद्ध के मूड में था। वो जानता था कि दुष्यंत की कमजोरी अब उसकी बेटी है और यही कमजोरी उसकी ताकत बनेगी। हम महल को लूटेंगे, उसने अपने लोगों से कहा, लेकिन सिर्फ सोना नहीं, इस बार हम उनकी आत्मा को लूटेंगे।
उनकी इज्जत को रौंदेंगे, और वह भी उनके ही बेटे की मोहब्बत के जरिए। और किसी ने पूछा, वो मेरी बेटी है, लेकिन अगर वह रास्ते से भटकी है तो उसे भी सबक सिखाया जाएगा। उधर रानी मां ने अपने गुप्तचर को दुष्यंत की निगरानी में लगा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी ऐसे रिश्ते में बंध जाए जो राज्य के लिए खतरा बने। अब चारों ओर से साजिशें गहराने लगी थीं। एक ओर प्रेम था जो अंधेरे में भी उजाला खोज रहा था, और दूसरी ओर सत्ता की लालसा जो अपने हर दुश्मन को कुचलने को तैयार थी। राजा और ठग की दुनिया अब सिर्फ टकरा नहीं रही थी, वो एक दूसरे में समा रही थी, धीरे धीरे। लेकिन खतरनाक रूप से रात के तीसरे पहर की खामोशी थी। चांद की हल्की रोशनी महल की बुर्जियों पर टिकी थी, और भीतर का हर प्रहरी अपने ठिकाने पर सजग खड़ा था। लेकिन जो होने वाला था उसका अंदेशा किसी को नहीं था। ठीक उसी समय जंगल की छाया में काले कपड़ों में लिपटे हुए साएं सरकते हुए बढ़ रहे थे। यह भैरव का गिरोह था, जिसने बरसों तक जंगलों में राजमार्गों को लूटा था, लेकिन आज वह अपने सबसे बड़े शिकार पर निकले थे। राजमहल भैरव के चेहरे पर एक खतरनाक संतोष था, जैसे बरसों की कोई प्यास आज बुझने जा रही हो। महल की दीवारें ऊंची हैं, एक ठग फुसफुसाया, लेकिन मेरी बेटी अंदर है, भैरव ने दांत पीसते हुए कहा, और अगर उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो मैं लहू की नदी बहा दूंगा। दूसरी ओर महल की सबसे छिपी गुप्त सुरंग के पास मुस्कान और दुष्यंत के बीच बहस हो रही थी। सुरंग के उस ओर भैरव का गिरोह मंडरा रहा था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई कहीं और चल रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिता आज रात हमला करने वाले हैं? दुष्यंत ने गुस्से में पूछा। मुस्कान का चेहरा शर्म और गुस्से की आग में झुलस रहा था। मैं खुद नहीं जानती थी। क्या तुम समझते हो कि मैं उस हमले का हिस्सा हूं? मैं नहीं जानता। अब तुम किसकी हो? मुस्कान मेरी या उस आदमी की जिसने तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बनाया? मुस्कान ने जवाब नहीं दिया। उसके पास शब्द नहीं थे। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके खून में जो बह रहा है वह प्यार है या अपराध। इसी बीच महल के एक पुराने सेवक ने भैरव को अंदर घुसने का रास्ता दे दिया। यह सेवक पहले ठग गिरोह से जुड़ा था और अब लालच में पड़कर अपने ही राजा से गद्दारी कर बैठा। महल के भीतर घुसते ही नरसंहार शुरू हुआ। मशालों की रोशनी में तलवारें चमकीं, खून के छींटे दीवारों तक जा पहुंचे। महल के सैनिक अचानक हुए हमले से घबरा गए। दुष्यंत पूरी शाही पोशाक में अपनी तलवार लेकर मोर्चे पर आया। उसके साथ रक्षक कम थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने एक एक करके कई ठगों को नीचे गिरा दिया, लेकिन तभी एक तीखा वार उसके कानों में पड़ा। महारानी को मार दिया गया है। वो दौड़ता हुआ भीतर की ओर भागा, जहां उसकी मां खून से लथपथ पड़ी थी। मां, वो चीखा। रानी मां अब भी सांसें ले रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। वो लड़की, उसी के कारण यह सब हुआ। दुष्यंत कुछ कह नहीं पाया। उसके भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। उसी समय मुस्कान भी उस जगह पहुंची, लेकिन दुष्यंत की आंखें अब लाल थीं। वो उसे देखते ही बिफर पड़ा। क्या अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता था? मेरी मां मर रही है मुस्कान, और यह सब तुम्हारे उस हत्यारे पिता की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मुस्कान चिल्लाई। लेकिन तुम्हारा होना ही अब जुर्म है। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो, महल के कारावास में डाल दो। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ी रही, स्तब्ध टूटी हुई। सिर्फ उसकी आंखों से दो आंसू बहे, जो सब कुछ कह गए। महल का आंगन अब खून से रंगा था। दुष्यंत अकेला खड़ा था, तलवार हाथ में, और जमीन पर मां की लहूलुहान देह। वो समझ चुका था, यह अब सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी, यह अब लहू का कर्ज बन चुकी थी। उधर भैरव वापस जंगल भाग गया, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि अगले हमले की आग थी। उसकी बेटी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन खेल अब भी बाकी था। महल की काल कोठरी में मुस्कान घुटनों के बल बैठी थी। वो सोच रही थी, क्या उसका प्यार कभी उसे समझेगा, या क्या वो अब सिर्फ एक ठग की बेटी रहेगी, एक अपराधी जो सिर्फ दर्द लाती है। और दूर दुष्यंत अपने सिंहासन पर बैठा आंखें बंद किए एक ही बात सोच रहा था,
मैंने जिसे सबसे ज्यादा चाहा वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। महल की तंग और ठंडी कालकोठरी में पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटती एक ही आवाज गूंज रही थी, खामोशी। कहीं कोई हलचल नहीं थी, सिवाय उस एक कैदी के जो जमीन पर बैठी थी, सिर झुकाए और दुनिया से टूटी हुई, जिसने पहली बार प्यार किया था और उसी प्यार की वजह से अब सलाखों के पीछे थी। वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती क्या थी। क्या वह सिर्फ इसलिए गुनहगार हो गई क्योंकि उसने एक राजा से मोहब्बत कर ली थी, या इसलिए कि वह एक ठग की बेटी थी? उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिनसे कभी वह जंगल में जड़ी बूटियां तोड़ती थीं, बबूल के कांटों में उलझती थीं, और अब वही हाथ बेड़ियों से जकड़े थे। उसके सामने धुंधली सी बचपन की तस्वीरें तैरने लगीं। वो छोटा सा झोपड़ा, मां की गोद, और फिर एक दिन अचानक मां का चले जाना। भैरव ने कहा था कि रानी के सिपाहियों ने उसे मार डाला, पर अब उसे लग रहा था शायद वह भी झूठ था, शायद सब कुछ झूठ था। भैरव ने हमेशा उसे जंगल की रानी कहा, लेकिन असल में वह बस एक मोहरा थी, एक प्यादा, जिसे राजा के दिल तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अब भी दुष्यंत को याद कर रही थी। उधर महल की ऊपरी मंजिल पर राजा दुष्यंत अपने कक्ष में अकेला बैठा था। आंखों में नींद नहीं थी, हाथ में शराब का प्याला था, लेकिन वो भी अधूरा था। कमरे में चारों ओर मुस्कान की यादें थीं, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, जंगल की मिट्टी की वो खुशबू जो पहली बार उसे खींच लाई। पर अब सब कुछ उलझ चुका था। मैंने तुम्हें बंदी बनवाया क्योंकि तुम मेरे दर्द की वजह बनी, पर दिल अब भी कहता है कि तुम बेकसूर हो। दुष्यंत बुदबुदाया। उसने अपने अंगरक्षकों को बुलाया। मुझे उसकी जासूसी रिपोर्ट दो। मुस्कान की, उसके पिता की और उस महल में गद्दारी करने वाले सेवक की। कुछ घंटों बाद जो दस्तावेज आए, उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा, और उनमें जो बातें लिखी थीं वे दुष्यंत की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थीं। मुस्कान के पापा भैरव कभी एक शाही सैनिक हुआ करता था, लेकिन जब उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा तब उसे दरबार से निकाल दिया गया था। उसने बदला लेने की ठान ली थी और उस दिन से उसने लूटमार शुरू कर दी, लेकिन अपने बदले की आग में उसने अपनी बेटी को भी मोहरा बना लिया। उसे रानी बनाओगे तभी वह राजा को गिरा पाएगी। भैरव की पुरानी बातचीत दरबार के एक गुप्तचर ने रिकॉर्ड की थी। दुष्यंत को एक झटका लगा तो वो जो कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, वो सच कहती रही। वह फुसफुसाया। मुस्कान अब भी जेल में थी, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। वो अब मासूम जंगल की लड़की नहीं थी, वो एक औरत बन रही थी जो सच जान चुकी थी। पापा ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अब किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। अचानक एक पहरेदार अंदर आया। राजा तुम्हें देखना चाहते हैं। मुस्कान हैरान रह गई। कुछ पल के लिए दिल धड़का, लेकिन फिर खुद को संभाला। महल के एक गुप्त कक्ष में उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में खामोशी, लहजे में सन्नाटा। तुम बेकसूर हो, दुष्यंत ने धीरे से कहा। मुस्कान की आंखें भर आईं। तो फिर बंदी क्यों बनाया? क्योंकि मैं खुद से भी नहीं लड़ सका। मेरे भीतर दो लोग थे, एक राजा और एक आशिक। अब कौन जीता? मुस्कान ने पूछा। ना राजा ना आशिक, सिर्फ एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई। दोनों ने उस रात बहुत बातें की। दुष्यंत ने माफी मांगी और मुस्कान ने खुद को फिर से एक नई शुरुआत देने की उम्मीद जताई। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जंगल में भैरव का एक और षड्यंत्र आकार ले रहा था। महल को तो लूट ही लिया था, अब राजा की गर्दन चाहिए। भैरव, उसने अपने पुराने साथियों को बुलाया। इस बार लड़ाई जंगल से नहीं, महल के दिल से होनी थी। राजा की हत्या उस दिन होगी जब वो सबसे ज्यादा अकेला हो पाएकेला हो। अगले दिन मुस्कान को रिहा कर दिया गया, लेकिन महल में अब भी सब कुछ सामान्य नहीं था। एक गुप्त जासूस ने भैरव की योजना दुष्यंत तक पहुंचाई और राजा ने ठान लिया, अब की बार मैं इंतजार नहीं करूंगा। भैरव को उसकी बेटी के सामने हराऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि मोहब्बत कोई कमजोरी नहीं, वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात की स्याही महल पर छाई हुई थी। चांदनी कमजोर थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी का आभास दे रही हो।
महल के गलियारों में सन्नाटा था, पर सन्नाटे के भीतर एक तूफान पल रहा था, एक आखिरी चाल। भैरव की ओर से उसने अपनी बेटी को देखा, जो अब उसकी आंखों में बागी थी। उसकी आवाज में कोई मोह नहीं था, बस साजिश की सर्द परतें थीं। तू तो रानी बनना चाहती थी ना? आज तुझे राजा के पास फिर भेज रहा हूं, लेकिन इस बार तेरी झप्पी उसकी मौत बनकर जाएगी। मुस्कान के सामने एक छोटी सी जहर की शीशी रख दी गई। उसने फुसफुसाया, हां, पर ऐसा नहीं कि तुझे कुछ होगा। सिर्फ उसके खाने में मिलाना है, तू खुद को बचा लेगी। अगर दिल कमजोर ना हुआ तो मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तू मुझे अपने ही प्यार की कब्र खोदने को कह रहा है। वो राजा है, दुश्मन है, और तू मेरी बेटी है, उसकी नहीं। भैरव दहाड़ा। पर मुस्कान अब वही बच्ची नहीं थी जो कभी उसकी बातों से डरती थी। कुछ घंटे बाद दुष्यंत अपने कक्ष में बैठा था। चेहरे पर थकावट थी, आंखों में इंतजार। तभी द्वार पर धीमी दस्तक हुई। मुस्कान अंदर आई, धीरे धीरे कांपते कदमों से। तुम दुष्यंत चौका, कुछ कहना है? मुस्कान की आवाज कम कंपा रही थी। उसके हाथ में वही थाली थी जिसमें खाने के साथ कालूराम की दी हुई मौत भी थी। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे, दिल फट रहा था। वो चाहती तो चुपचाप उसे मार सकती थी, लेकिन प्यार वो जहर से बड़ा था। दुष्यंत उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, तुम्हें बचाने आई हूं, दुष्यंत को। कुछ समझ नहीं आया। मुस्कान ने थाली जमीन पर गिरा दी, जहर की शीशी निकालकर राजा के सामने रख दी। यह जहर था, मेरे पिता ने मुझे भेजा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर मुस्कान वहीं गिर पड़ी। दुष्यंत घबरा गया। मुस्कान, मैंने थोड़ी सी मात्रा पी ली थी ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। कोई वैद्य को बुलाओ, राजा चीखा। महल में अफरा तफरी मच गई। मुस्कान को तुरंत शाही वैद्य के पास ले जाया गया। उसकी नब्ज धीमी थी, होठ नीले पड़ चुके थे। वैद्य ने जैसे तैसे जहर का असर घटाने की कोशिश की, पर वक्त बहुत कम था। राजा अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की बहती धारा ने पहली बार दिखाया कि ताज पहनने वाला भी इंसान होता है। अगर मुस्कान नहीं बची तो राजा भी नहीं बचेगा, उसने कहा। यह बात सिर्फ महल में नहीं, पूरे राज्य में गूंजने लगी। उधर भैरव जंगल में बैठा था, आश्वस्त कि राजा अब खत्म होगा। पर जब उसे खबर मिली कि मुस्कान ने जहर खुद पी लिया और राजा को बचा लिया, वो पागल हो गया। वो मुझे धोखा दे गई, मेरी बेटी नहीं रही। उसका गुस्सा अब सिर्फ एक दिशा में था। महल को जलाने की यह आखिरी लड़ाई होगी। या तो मैं जीऊंगा या राजा 3 दिन तक बेहोश रही। उसके चारों ओर वैद्य, सेवक, सिपाही और राजा खुद बैठे रहे। कभी कभी वह बड़बड़ाती, दुष्यंत, मैं झूठी नहीं हूं। राजा उसका हाथ थामे बैठा रहता। पता है, मुझे सब पता है। तीसरे दिन सुबह मुस्कान की उंगलियों में थोड़ी हरकत हुई। उसकी आंखें खुलीं। धीरे धीरे, मैं जिंदा हूं, उसने धीमी आवाज में पूछा। और मैं भी, क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया। दुष्यंत मुस्कुराया। मुस्कान रो पड़ी। उसने जमीन पर सिर टिका दिया। मैंने अपने पिता को खो दिया, अपनी पहचान खो दी। क्या मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूं? दुष्यंत ने उसे थाम लिया। तुमने अपना सब कुछ नहीं खोया, तुमने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि तुमने खुद को चुना, और मुझे भी। लेकिन प्रेम की यह परीक्षा वहीं खत्म नहीं हुई थी। भैरव अब पूरी ताकत से महल पर हमला करने आ रहा था, और अब की बार उसका लक्ष्य सिर्फ लूट नहीं, खून था। राजा को, मुस्कान को और उस रिश्ते को जो अब उसके लिए सबसे बड़ा धोखा था। महल के ऊंचे बुर्जों पर सुबह की हल्की किरणें फैल चुकी थीं, लेकिन आज की सुबह शांत नहीं थी। महल की फसलों के बाहर सैनिकों की लंबी कतारें थीं, और भीतर दुष्यंत की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, भैरव। 3 दिन की घेराबंदी के बाद जंगल के बीच एक वीरान गुफा में उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, पर चेहरे पर वही घमंड, वही ठगों का अहम राजा। दुष्यंत, उसने गुस्से से थूका, तेरी जीत सिर्फ तलवार की है, दिल तो मैंने ही छीना था तेरी जिंदगी से। दुष्यंत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। महल लौटते वक्त
जब भैरव को बंदी बनाकर लाया गया, महल के आंगन में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। उनमें कोई खुशी थी, कोई सवाल, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुस्कान सामने आई। उसने अपने माथे से चूड़ियां उतारी, हाथों से शाही वस्त्र का हिस्सा हटा दिया और सीधा दरबार में खड़ी हो गई, जहां राजा, मंत्रिमंडल और जनता का सामना करना था। मैं मुस्कान, भैरव ठग की बेटी, आज इस दरबार में एक गुनहगार के खिलाफ गवाही देना चाहती हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम अपने बाप के खिलाफ? रक्षा मंत्री ने दबी आवाज में पूछा। हां, मुस्कान ने कहा, क्योंकि मेरे खून में चाहे जो हो, मेरी आत्मा अब इंसानियत की तरफ है। जिसने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे कभी इंसान नहीं बनने दिया, पर मैंने खुद को चुना है और मैं चाहती हूं कि इस दरबार के सामने सच रखा जाए। उसने अपनी पूरी बात में भैरव के जुर्म गिनाए, लूट, हत्या, साजिशें और सबसे बड़ी प्रेम को जहर बनाने की कोशिश। भैरव की आंखें फटी रह गईं। तू तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। मुस्कान ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, मैं अब सिर्फ इंसान हूं और एक इंसान अपने ही गुनहगार को माफ नहीं करता, चाहे वह उसका पिता ही क्यों ना हो। दरबार ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, भैरव को उम्र कैद मिलेगी। मुस्कान वहां से चुपचाप निकल गई, जैसे कोई बड़ा बोझ छोड़ आई हो। कुछ दिनों बाद राजा दुष्यंत मुस्कान को शाही राज परिवार में शामिल करने की घोषणा की। पूरा राज्य उमंग में डूब गया। लोगों को लगा कहानी का सुखद अंत आ गया। राजमहल में सोने की पालकी सजाई गई, रानियों ने स्वागत के गीत गाए, फूलों से आंगन महक उठा। लेकिन जब मुस्कान वहां पहुंची, उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिया। मैं इस ताज की हकदार नहीं हूं, अभी नहीं। दुष्यंत हैरान रह गया। क्या मतलब? राजा बनना आसान है, दुष्यंत मुस्कान ने कहा, पर इंसान बनना मुश्किल है। मैं अभी अपने अंदर की ठग को पूरी तरह मार नहीं पाई हूं। जब तक वह मरेगी नहीं, मैं रानी बनूं। यह ठीक नहीं तो तुम क्या चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। कुछ वक्त और एक मौका अपने जैसे बच्चों के लिए, जो आज भी जंगल में हैं, चाकू पकड़ना सीखते हैं, कलम नहीं। वक्त बीत गया। मुस्कान ने महल को छोड़ा नहीं, लेकिन शाही ठाठ को भी नहीं अपनाया। उसने राजधानी से थोड़ी दूर जंगल की सीमा पर एक जगह चुनी, जहां कभी उसका गिरोह पकड़ करता था। वहीं उसने एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, नाम रखा नव संस्कार विद्यालय। हर रोज वहां ठगों के बच्चे आते, जिनके मां बाप कभी गुनहगार थे, पर अब वह खुद इंसान बन सकते थे। मुस्कान उन्हें पढ़ाती, सिर्फ अक्षर नहीं, अच्छाई भी। सालों बाद की एक दोपहर, गर्मी की छुट्टियों का समय था। बच्चे खेल रहे थे। मुस्कान बेंच पर बैठी थी, किताब हाथ में, लेकिन नजरें बच्चों पर। तभी एक छाया उसके पास आई। वो मुस्कुराई, बिना देखे ही बोली, काफी देर लगा दी राजा साहब। दुष्यंत ने पास बैठते हुए कहा, तुम्हें ताज नहीं चाहिए था, लेकिन आज मैं इंसान बनकर आया हूं। एक वादा पूरा करने ने उसकी ओर देखा। वह अब भी वहीं था, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। दुष्यंत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब भी देर नहीं हुई, ने उसका हाथ थाम लिया। अब शायद मैं खुद को माफ कर सकूं। पास ही कुछ बच्चे खेलते खेलते गा रहे थे और उनके पीछे उड़ती धूल में एक नया भविष्य लिखा जा रहा था, जहां ताज और तलवार से बड़ी थी शिक्षा और सच्चाई निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का जन्म चाहे कितने ही अंधेरे में क्यों ना हुआ हो, अगर उसकी आत्मा सच्चाई और इंसानियत की ओर कदम बढ़ाए, तो वह न सिर्फ खुद को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज की दिशा भी। मुस्कान ने साबित किया कि खून और विरासत हमें परिभाषित नहीं करते, हमारे फैसले करते हैं। उसने प्रेम, त्याग और साहस से यह दिखा दिया कि कोई भी इंसान अपने अतीत से ऊपर उठ सकता है। और अंत में यही सच्चाई उभर कर सामने आती है कि राजा बनना तो भाग्य हो सकता है, पर इंसान बनना, वह तो सिर्फ चरित्र से ही मुमकिन होता है।